नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज से हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं कि यदि आप सीईटी हरियाणा का फॉर्म भरे हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो आज से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम एक एक करके वीडियो में लाएंगे और उसको आपके सामने अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको मदद मिल सके एग्जाम में। तो चलिए सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। यदि वह इस स्कूटर को 5800 रुपये में बेचा है तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बंदा है हरीश क्या करता है कि 4700 रुपये में स्कूटर खरीदता है। अब कोई भी चीज़ अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसके लिए हम सीपी वर्ड यूज़ करेंगे। तो आपके लिए सीपी दिया हुआ है 4700 रुपया। हरीश ने 4700 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, घर पे लाया तो उसे पता चला कि यार थोड़ी बहुत खराबी है, सही नहीं चल पा रही है, इसलिए उसने इस पर 800 रुपया खर्च कर दिया। 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। तो उसके लिए हरीश के लिए ये स्कूटर कितने पे पड़ गई? हरीश के लिए स्कूटर पड़ गई 4700 रुपये में खरीदा और 800 रुपया खर्च कर दिया उसको बनाने में, तो ये बन गया 5500 रुपया का उसके स्कूटर सही हालत में पड़ा। अब क्या होता है कि जब स्कूटर बन जाती है तो क्या करता है कि उसको अब सेल कर देता है। सेल कितने में करता है? सेल करता है 5800 रुपया में। 5800 रुपया में सेल करता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है? 5800 रुपया है। अब आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। यदि आप हिंदी मीडियम का हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट आपको आ गया। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट क्या होता है ये समझिए। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि सेलिंग प्राइस जो आपका है उसमें से यदि कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है आपका 5800 रुपया और 5500 रुपया आपका खरीद प्राइस है, तो आपको लाभ हो रहा है 300 रुपये का। लाभ कितना हो रहा है? 300 रुपये का हो रहा है। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट होता है हमेशा लाभ की जो गणना होती है वो होती है क्रय मूल्य पर। तो लाभ परसेंट होता है कि 100 रुपया में आपको कितना लाभ होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, लाभ कितना है? लाभ है 300 रुपया। कितना पे ये लाभ हुआ है? यानी इसका क्रय मूल्य कितना है? 5500 रुपया पड़ रहा है, क्योंकि 4700 रुपया में खरीदा था, 800 रुपया वो लगा दिया मरम्मत पे, तो 5500 रुपये का हो गया। यानी 5500 रुपया पर उसे 300 रुपये का लाभ होता है। तो 100 रुपया पर क्या होगा? यही होता है प्रॉफिट परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे ये आ जाए, सॉरी 5 से इसको काटेंगे ये आ गया 20, यानी 20 तियाँ 60 बटे आ गया 11। 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55, 5/11%। ये हो गया आपका लाभ परसेंट। तो एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ कि लाभ या हानि की गणना कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना टोटल लाभ हुआ वो लिखना है। तो यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस कितना है? 5500 रुपया पर 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपया पर क्या होता है? वही होता है परसेंट। 100 रुपये पर जितना आपका लाभ या हानि होती है वही होता है लाभ या हानि। इसमें 100 रुपया पर कितना लाभ हो रहा है? 5 × 5/11%। यानी कि हरीश जो है यदि वो 100 रुपया बिजनेस में लगाता, 100 रुपया धंधे में लगाए इस स्कूटर वाले धंधे में, तो उसे 5 × 5/11 रुपये का लाभ होगा। ये होता है लाभ परसेंट और हानि परसेंट का मतलब कि 100 रुपया में आप कितना कमाए यही होता है लाभ परसेंट, या 100 रुपया में कितना हानि हुई ये होता है हानि परसेंट। क्लियर हो गया? आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सूचना और आपको दे दूं कि इसी चैनल पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एक सीरीज पूरी शुरू होने वाली है। उसमें हम पूरी कवर करेंगे डिटेल में, बिल्कुल गहराई से हर एक प्रश्न हर एक टाइप को कवर करने वाले हैं। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं तो इसी टॉपिक पे, इसी वीडियो, इसी चैनल पे आपको पूरा डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है। कुछ ही दिन में वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले एक प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में छात्रों और छात्राओं की संख्या में अनुपात 4:5 का है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं? अब देखिए, छात्र और छात्राएं दो वर्ड यूज हुआ है, हिंदी मीडियम वाले समझ लें। छात्र और छात्राएं, छात्र का मतलब होता है बॉयज़ और छात्राएं का मतलब है गर्ल। इसका मतलब कि आपके पास इस स्कूल में बॉयज़ और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 4:5।
4:5। लेकिन होता क्या है कि किसी भी वजह से जो छात्राएं हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। कितनी छात्राएं? 100 छात्राएं, यानी 100 गर्ल स्कूल छोड़ देती हैं, यानी माइनस हो जाता है यहाँ 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका रेशियो होता है वो आ जाता है 6:7 में। रेशियो क्या आ जाता है? 6:7। 6:7। तो आपको बताना है कि छात्र कितने हैं, बॉयज स्टूडेंट कितने हैं, ये आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक 100 ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसको अपनाना है। इस तरह के हर एक प्रश्न में बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर देंगे। आपको सबसे पहले ये समझना है कि गर्ल गई है ना, छात्राएं 100 छोड़ के गई हैं, इसका मतलब बॉयज़ में तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए था, बॉयज़ तो सेम होना चाहिए था, लेकिन बॉयज़ तो यहाँ सेम नहीं है। तो जब लड़कों ने स्कूल छोड़ के नहीं गए, इसका मतलब लड़कों की संख्या समान होगी। तो आपको यही कर देना है इस क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या को समान कर देना है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो समान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 12 बना दूँ और इसको भी 12 बना दूँ, तो इसमें 2 से गुणा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन रेशियो को रूल कहता है कि यदि इसकी एक टर्म में गुणा करते हो तो दूसरे टर्म में भी करना पड़ेगा। यानी यहाँ 6 में 2 से गुणा करते हो तो यहाँ 7 में 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, और यहाँ 3 में गुणा किए तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया? ये आ गया 12, ये आ गया 15, ये आ गया 12, ये आ गया 14। अब आप एक चीज़ ध्यान से दीजिए, यहाँ तो बॉयज़ की संख्या समान हो गई। अब यहाँ गर्ल कितनी कम हुई? ध्यान दीजिए, यहाँ शुरुआत में 15 है, यहाँ आके 14 हो गई। ये रेशियो में कितनी कम हुई गर्ल? यहाँ 15 थी, यहाँ 14 हो गई, यानी कि एक संख्या कम हो गई है, लड़कियों की संख्या एक कम हो गई है। क्वेश्चन ये कहता है कि 100 कम हुई है, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू क्या है? इस एक यूनिट की वैल्यू 100 है। अब पूछ रहा है कि आपके पास छात्र कितना है, यानी बॉयज स्टूडेंट कितने हैं। तो बॉयज स्टूडेंट यहाँ कितना है? 12 हैं, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ 12 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 12 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी जो छात्र की संख्या है वो है 1200। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए, इस केस में क्या करना होता है कि जो भी स्टूडेंट आते हैं, मतलब छात्राएं आए या छात्राएं, यानी बॉयज आ जाएं या गर्ल आ जाएं, अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं उनको तो नहीं छोड़ना, लेकिन जो भी स्थिर हैं, जैसे कि यहाँ बॉयज हैं, वो ना तो गए हैं और ना आए हैं, इसका मतलब इनकी संख्या समान रहेगी, तो रेशियो में इनकी संख्या समान कर देनी है। क्लियर हो गया? ये पहला स्टेप है। और उसके बाद यहाँ जिससे गुणा करोगे यहाँ भी उतने से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें जिससे गुणा करोगे यहाँ भी करनी पड़ेगी। और होगा क्या कि यहाँ अब आपको देख लेनी है कि यहाँ कितना की कमी आ रही है। यहाँ पहले 15 लड़कियाँ थी तो यहाँ 14 हो गई, मतलब यहाँ एक कम हो रही है। अब क्वेश्चन कहता है कि 100 कम हो रही है, मतलब इस एक की वैल्यू 100 है। इस एक की वैल्यू यदि 100 है तो आपको ये शुरुआत में कितनी 12 लड़के हैं यहाँ, तो इस 12 की वैल्यू क्या होगी? 1200 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। लेकिन एक और तरीका है इसको करने का, वो है एक्स वाला तरीका। उसको भी सीख लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो ये सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये चीज़ें अगर पकड़ में ना आए तो वो कम से कम मार ना खाए। तो दूसरा तरीका इसको करने का क्या है उसको समझ लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। क्या है? जैसे मान लीजिए शुरुआत में दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4:5। तो आपको मान लेनी है कि शुरुआत में 4x लड़कियाँ हैं, 4x लड़के हैं और 5x लड़कियां हैं। 4:5 में है तो 4x लड़कियां मान लेनी है। ये क्या करनी है? माननी है। ये हमने माना है, ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। माना 4x लड़के हैं और 5x लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 100 लड़कियां छोड़कर चली गई हैं, 100 छात्राएं छोड़कर चली गई हैं, तो अब छात्राएं कितनी बची हैं स्कूल में? 5x पहले थी, 100 चली गई, तो अब इनकी संख्या कितनी बनी है? 5x - 100। तो कहता है कि इनके जाने के बाद जो रेशियो होता है, यानी 4x रेशियो, अब ये 5x - जो 100 है, ये अब कहते हैं कि ये जो रेशियो बनता है वो आ जाता है 6:7। ये रेशियो क्या आ जाता है? 6:7। तो अब क्या करना होता है, ध्यान रखिए, 6:7 यहाँ लिख दीजिए, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो इस रेशियो को बटे में भी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x बटे 5x - 100 = 6/7। यानी इस तरह से रेशियो में भी लिख सकते हैं और इसको बटे में भी लिख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करने हैं। आपको जितना हो सके, जितना आपकी दिमाग चल सके, उतना आगे स्टेप बढ़ा के क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो आपको बहुत डिटेल में बताना चाह रहा हूं। अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 में 4 से करोगे तो आ जाएगा
28x इक्वल टू ये क्या आएगा 6 × 5 = 30x और 100 में 600 से करेगा तो आ जाएगा 600। तो अब ये इधर जाके माइनस होगा, ये माइनस से इधर आके प्लस होगा, तो यहाँ आ गया 600, यहाँ आ गया 30x, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 28x। तो ये आ गया 600 बराबर 2x। अब 600 और ये इधर गुना है, इधर आके भाग हो गया, ये आ गया x की वैल्यू आ गई 300, यानी x की वैल्यू आ गई 300। और मैंने शुरुआत में माना कितना है, बॉयज़ कितने हैं 4x हैं, तो छात्र की संख्या ही पूछा है, तो 4x यानी x की वैल्यू यहाँ रख दो, 4 गुना x की वैल्यू 300 इक्वल टू 1200। यही हो गया छात्र की संख्या 1200। इस तरह से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक हो तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ और सीख लो, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उसको भी लिख लो यहाँ। इसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L + B। ये होता है L × B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ होता है 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें केवल इस फॉर्मूला से मतलब है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है लंबाई। अगर मैं मान लो यहाँ आयत बना लेता हूँ, ये आयत है, लंबाई को यदि मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ, चौड़ाई को x मान लूँ, तो लंबाई कहता है कि 15% ज़्यादा है। तो 15% ज़्यादा का मतलब क्या होगा, x का 115/100, 15% ज़्यादा यानी 100 में 15 ज़्यादा, 100 में 15 ज़्यादा यानी 100 से 115 हो गया, तो x पे कितना होगा, इस तरह से कर देना है। 15% ज़्यादा कह रहा है तो x गुना 115/100, 20% ज़्यादा कहता तो x का 120/100। यदि कहता 20% कम है तो फिर 100 में 20 घटा के लिखते हैं, x का 80/100। 10% कम होता x का 90/100। ठीक है, तो ये कहता है कि चौड़ाई से जो लंबाई है वो 15% ज़्यादा है। तो 15% ज़्यादा का मतलब x का 115/100। अब आपको ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x और गुना x का 115/100, यानी ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। लंबाई गुना चौड़ाई लिखो या चौड़ाई गुना लंबाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाग की बात है, मल्टीप्लाई की बात है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में कहता है कि इसका क्षेत्रफल है 460 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ध्यान देखिए, ये LB मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 20, 5 इसको उठाएंगे ये होता है 23 × 5 = 115। ये आ गया x² × 23। अब ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 46 गुना क्या होता है, 6 दूना 12, 5 4 दूना 8 और 1 9 2 0। अब इसको यहाँ भाग दीजिए, x², सॉरी ये स्क्वायर होगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 9200 बटे आ गया 23, तो ये हो गया 2300 का 9200 हो गया, यानी 400। यानी आ गया यहाँ x² इक्वल टू 400। अब यहाँ x² इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 400 स्क्वायर रूट 400, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर करोगे तो 4 से आता है, यानी 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 20। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा ये है कि आयत की चौड़ाई कौन सी है। अब आयत की चौड़ाई क्या है, x माना था आपने, x की वैल्यू आ गई 20, तो आयत की चौड़ाई जो है कितना है, वो 20 मीटर है। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, समझ गए। परिमाप आता तो ये फॉर्मूला यूज होता है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आज से क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है कि इस बार परिमाप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसका बेटा उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक आदमी है, मैं मैन लिख देता हूँ, वो काम को करता है 15 दिन में, ठीक, डी लिख देता हूँ, 15 दिन में ये करता है। उसके जो पिता हैं, क्योंकि अब इससे थोड़ा ज़्यादा बुजुर्ग होंगे तो ये ज़्यादा समय लेते हैं, यानी जो फादर साहब हैं इसके ये करते हैं 20 दिन में। क्लियर हो गया। और उसका बेटा, और जो उसका बेटा है, क्योंकि इसका फादर ये हो गया, इसका बेटा
वो करता है, थोड़ा छोटा होगा, वो ये इस काम को करता है 25 दिन में, यानी जो सन है वो उसको करता है 25 दिन में। आपको ये बतानी है कि तीनों मिलकर, यानी मैन प्लस इसके फादर प्लस इसके बेटे, तीनों अगर मिल जाए तो काम को कितने देर में कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जब भी पूछा जाए कि अलग अलग लोग दिए हुए हैं और एक साथ काम कराना है, तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप। इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं इसको समझिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 15, 20, 25, 5 से चला जाएगा सब, 5 से काटिए, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 5 25। अब ये कोई भी दो नंबर एक ही संख्या से भाग लगना चाहिए। अब यहाँ ऐसा कोई दो नंबर नहीं है, यहाँ ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से भाग लग जाए। तो अब क्या करते हैं, इन सब में गुणा कर देंगे। तो 5 गुना ये 3 गुना ये 4 गुना ये 5, तो कितना 5 या 15, 15 चौके 60, 60 में 5 से करोगे तो आ जाएगा 300। यानी कि इस तरह से आपका एलसीएम आ गया 300। ये जो एलसीएम होता है ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। अब क्या करना होता है कि अब इस 300 में भाग देना होता है इस 15 से। ये बाजू है ना, जो तीनों बाजू, इसका बाजू ये है। अब ये 300 काम 15 दिन के अनुसार करना है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है ये आपको निकालनी है। तो 15 से जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब ये जो बाजू पे आया है ना 20, इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। इससे भाग दोगे तो आ जाएगा 25 एक बार में, 5 25 गुना 50, 12 आ गया। तो ये जो साइड में जो इसकी भुजा पर, इसके बाजू पर लिखा हुआ है ये चीज़ें, ये होता है एक दिन का काम। यानी कि जो आदमी है वो एक दिन में 20 काम करता है, ये जो फादर है उसके वो एक दिन में 15 काम करता है, और जो सन है उसका वो एक दिन में 12 काम करता है। टोटल वर्क कितना है, 300 काम आपको करना है। मान लीजिए 300 मटका फोड़ना है, 300 गड्ढे खोदने हैं। इस तरह समझिए कि 300 गड्ढे खोदने हैं, तो आदमी एक दिन में 20 गड्ढा खोदता है, जो उसका फादर है वो 15 गड्ढा खोदता है, और सन जो है वो 12 गड्ढा खोदता है। तो कहता है कि तीनों कितने दिन में इस गड्ढे को खोद देंगे। तो आपको सबसे पहले इन सबको जोड़ देंगे कि एक दिन में ये तीनों कितने गड्ढे खोद रहे हैं। तो ये 15, ये 20 और प्लस ये 12, तो 15 और 20 35, 35 से 12 होता है, 35 12 होता है 47। तो एक दिन में ये 47 गड्ढे खोदते हैं, 300 टोटल गड्ढे हैं, तो 300 बटे 47 कर दो। अब इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 300 में 47 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 47 से कितना बार में जाएगा, 47 से 6 7 42, 6 चौके 6 बार में ले जाओ तो ये आ जाएगा 6 7 42, 6 चौके 24 और 4 28, यानी कि 6 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, 6 दिन से ज़्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 दिन से ज़्यादा, 6 दिन से कम। तो आपको क्या लिखना है, 6 दिन से ज़्यादा। 6 दिन से ज़्यादा क्या ऑप्शन है, 6 दिन से ज़्यादा, 6 दिन से ज़्यादा में जो ऑप्शन है वो है 6.4 दिन। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से भी ऑप्शन दिया जा सकता है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि सीईटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उलझाने के लिए आसान क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपको इस तरह से कभी 6 दिन ज़्यादा, 6 दिन कम, 6 दिन से कितना ज़्यादा, 6 दिन से कितना कम, इस चीज़ें की इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.4 दिन, इसका मतलब ये 6 दिन से ज़्यादा है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो 6 दिन से कम है। इस तरह से 6.4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6.4 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इस तरह के प्रश्न कैसे करना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि अंक 4037 से बनने वाली 4 अंकीय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्रमशः है। अब पूछा हुआ है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, और अंक क्या दिया हुआ है 4, 0, 3 और 7। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, ये आपको बतानी है। तो जब कभी भी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी हो तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर इन सब में क्या है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 है। उसके बाद क्या है, 0 है। तो बड़ी संख्या जो लिखना होता है, जो अंक दिया होता है उसका बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या, उससे फिर छोटी, उससे फिर छोटी, उससे फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। इस तरह से आप बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या ये मिल गई। अगर छोटी संख्या बनानी हो तो छोटी संख्या क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले छोटा संख्या लेना है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो 0 छोटी संख्या है। 0 नहीं लिख सकते पहले, क्योंकि 0 अगर पहले लिखते हो तो फिर बाकी 3 अंक बच जाएगा, यानी 3, 4, 7 बचेगा, तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसका मतलब ये 4 अंक की संख्या नहीं होगी, 3 अंक की ही बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, 0 से ऊपर क्या है, 3 है, उसके बाद आप 0 लीजिए, उसके बाद 4, उसके बाद 7। इसका मतलब है
कि इसमें भी सबसे छोटी संख्या पहले लिखना होता है, लेकिन ध्यान रखना 0 सबसे पहले आप नहीं लिख सकते। 0 सबसे पहले नहीं लिख सकते क्योंकि पहले 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0 के पहले कोई अंक जरूर होना चाहिए। तो 0 के पहले जो सबसे छोटा अंक है उसको लिख लीजिए। इन सब में सबसे छोटा अंक 0 के अलावा 3, उसके बाद सबसे छोटा अंक 0, उसके बाद छोटा 4, उसके बाद 7। तो सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये, यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 3 कारों की गति का अनुपात 2, 3 और 4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब कि मान लीजिए 3 कार हैं A, B और C। इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, 3 और 4। इनके द्वारा समान दूरी तय करनी है। मान लो D दूरी तय करनी है। एक इक्वल दूरी है, D किलोमीटर, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। D किलोमीटर की एक दूरी है जो इनको तय करनी है। तो इनको क्या समय लगेगा, उन समय का रेशियो क्या होगा, ये आपको समझना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो समय होता है वो दूरी का उल्टा होता है, सॉरी स्पीड का उल्टा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे समय उतना कम लगेगा। समय जितना कम लगेगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जो स्पीड होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम का। यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस कहने का मतलब है कि यदि स्पीड आप बढ़ाएंगे तो जो टाइम होगा वो आपका कम लगेगा। यदि स्पीड नीचे करेंगे, कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह के अपोजिट अगर रिलेशन मिल रहा है तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है, जब कभी भी समान दूरी तय करनी है तो अपोजिट कर देना है इनके रेशियो को। अपोजिट कैसे रेशियो होता है? स्पीड दिया है 2, 3, 4 का रेशियो, तो टाइम का रेशियो होगा 1/2, 1/3, 1/4। अब कहोगे सर इस तरह का आंसर तो दिया नहीं है, तो क्या करना है, इस 1/2, 3, 4 को हटाने के लिए इनका एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। अब 12 में सबसे गुणा कर दो, तो ये भाग दोगे तो आ गया 6, ये भाग दोगे आ गया 4, ये आ गया 3। यानी क्या आ गया रेशियो? 6, 4, 3। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आंसर। यानी जो समय का रेशियो है, जो एक समान दूरी तय करने में यदि इनका स्पीड का रेशियो 2, 3, 4 है तो इनका समय का रेशियो 6, 4, 3 होगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना होता है। ध्यान रखना, समय जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। समय ज़्यादा लगेगा इसका मतलब स्पीड कम हुआ है, और यदि समय कम लग रहा है इसका मतलब स्पीड ज़्यादा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कोई राशि कितना 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी मान लीजिए राशि जो मूलधन है, पी का मतलब क्या होता है? मूलधन। जो मूलधन दिया है वो इस केस में मान लेते हैं इस तरह प्रश्न की, मान लीजिए 1 है। अब राशि कितनी हो जाती है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राशि हो जाती है 2 गुनी। ठीक है, 1 थी पहले, और मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन का मतलब अमाउंट। साधारण ब्याज से मूलधन मान लो 1 है तो 10 वर्ष बाद ये दुगना हो जाता है। अब मूलधन 1 रुपया से 2 रुपया हो जाता है, या 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि ये 2 यूनिट क्या है? ये तो मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना हो गया? ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल घटा दो तो आ जाता है आपका ब्याज। तो अमाउंट है 2 रुपया और मूलधन आपने 1 रुपया लिया है तो ये हो गया 1 रुपया। यानी ब्याज आपका कितना आ गया? 1 रुपया। अब ब्याज 1 रुपया जो आया है वो कितने वर्ष के लिए आया है? 10 वर्ष के लिए। यानी 1 रुपया पर 1 रुपया के ब्याज है। 1 रुपया पर 1 रुपया के ब्याज है। तो 100 रुपया पर कितना होगा ये आपको बतानी है। तो ये जो 1 रुपया है ये 10 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? 1 वर्ष के लिए इसमें 10 से भाग करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज आपके लिए आ गया 1/10। ये 10 वर्ष का ब्याज है। 10 वर्ष का ब्याज है। 10 वर्ष का ब्याज आया 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया मूलधन 10 वर्ष में 2 रुपया बन जाता है। तो आपको 10 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 1/10। अब 1/10 रुपया जो ब्याज मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है? आपका मूलधन तो हर केस में 1 मानना है, तो 1/10 और गुना 100 करना है। यानी कि ब्याज में
100 से गुणा कर दोगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10, ये आ गया 10% आंसर, 10% आंसर। क्या करना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए दिया हुआ कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए मैंने कहा कि मूलधन हमेशा एक माननी है, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है। साधारण ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है या 3 गुनी हो जाती है, उससे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है 4 वर्षों में। तो आपको ब्याज की दर बतानी है, तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पता करना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 4 वर्ष का, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये मिश्रधन में से मूलधन घटा दो। तो क्या करना है, ये जो जितना गुना होगा उसमें से 1 घटा के लिख देनी है। तो 3 - 1 = 2। 2 रुपया ब्याज आ गया 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ब्याज कितना आया 2 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा 2/4। अब 2/4 ये 1 वर्ष का ब्याज है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 100 से गुना होता है। तो 2 दूना 4, 2 से करोगे तो 50, ये आ गया 50% आंसर। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50% है। यदि कोई धनराशि 1 वर्ष में कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या होगा 50% होगा। इस तरह के प्रश्न जितना भी दिया जाए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ कि कोई धनराशि 1 वर्ष में या 10 वर्ष में या 8 वर्ष में कोई धनराशि 10 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है 10 गुनी हो जाती है। तो धनराशि हमेशा 1 माननी है, इसमें से इस 1 को घटा देनी है, क्योंकि ये अमाउंट हो जाता है मिश्रधन। ये हमेशा प्रिंसिपल मैंने कहा आपको 1 माननी है, मूलधन हमेशा 1 मानना है। तो ब्याज के लिए क्या करना है, ब्याज के लिए आपको करना है इस 10 में से 1 माइनस करनी है। तो ये आ गया 9 ब्याज आया कितने का 8 साल का। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए ये समय से भाग करोगे, और क्योंकि ब्याज की दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 से करोगे 25, 25 9 225, 225/2, 2 से भाग करोगे तो 11, 2 दूना 4, 5, 112.5% इसका आंसर आ गया। 112.5% इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा। यानी मैथ्स का एक कंप्लीट तैयारी आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हो सकता है कि मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आऊँ कि किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा भी लगा वीडियो आप कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।